नमस्ते। क्रॉसरोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। इस शो में हम अपने स्टूडेंट्स खासतौर पर उन बच्चों को उनके बारे में कुछ बताते हैं, उनके फ्यूचर को लेकर के बताते हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर के उस फ्यूचर को और कैसे ब्राइट कर सकते हैं, स्पेशली स्कूल से जुड़े। लेकिन आज जो हम टॉपिक लेकर के आज जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर किस तरह से तैयारी करना चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करें। उससे पहले हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है, एक्सपर्ट जो मौजूद है, अरविंद सिंह, उनके बारे में अपने दर्शकों को पहले बता दें कि अरविंद सिंह जी जो है बीटेक आईआईटी गुवाहाटी से है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, पास हुए थे 2003 में। इन्होंने सेलेक्टेड, उन्हें मिला आईआईटी जेई में 1999 में। वो AIR 1481 रैंक में वो सिलेक्ट हुए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने 22 साल से कोटा में उन्होंने पढ़ाया है फॉर आईआईटी जेई के लिए। और सबसे खास बात यह है कि उनके स्टूडेंट्स 2 बार ऑल इंडिया रैंकिंग जो है 1 हासिल कर चुके हैं। साथ ही साथ 17 स्टूडेंट जो है उन्होंने सिक्योर किया है सिंगल डिजिट में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और यही आपको बता दें कि ये एक्सपर्ट हमारे साथ आज मौजूद है और जो कि हमें बताएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किस तरह से हम उसकी तैयारी करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और अरविंद सर जो है अभी फिलहाल CEO है और OPC हेड है राइस एजुकेशन में। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के उनके मन में बहुत तरह तरह के सवाल होते हैं। तो डिफरेंस क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम में, जबकि सिलेबस तो दोनों के सेम है? बिल्कुल, ये सबसे बेसिक सवाल है कि NCERT जो 11th-12th की है वही अपन को पढ़नी है, चाहे अपन को CBSE बोर्ड या कोई भी बोर्ड निकालना हो या अपन को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना हो। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी और बोर्ड की तैयारी में। देखो बच्चों, बोर्ड की जब आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड के अंदर मान लो कि 20 लाख बच्चे बैठे और 5 लाख बच्चों का 90% से ऊपर आ गए, तो 5 लाख के 5 लाख बच्चे खुश हो गए। बोर्ड के अंदर खास बात यह है कि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपसे है। आप जो भी नंबर लाओगे आपके हैं, 80% लाओ, 70% लाओ, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिशन बिल्कुल इसके विपरीत है। जब आप कंपटीशन की बात करते हैं यानी कंपीट की बात करते हैं, कंपीट शब्द से बना है कंपटीशन। कंपीट कर रहे हैं यानी किसी दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन बच्चों रिलेटिव है। अगर मान लीजिए 5 लाख बच्चों के 90% के ऊपर आ रहे हैं कंपटीशन में, मान लो IIT JEE का एग्जामिनेशन ले लो, 12 लाख बच्चों ने दिया, 5 लाख बच्चों का 90% से ऊपर आ गए, फिर भी सीटें कितनी हैं? 10,000। तो अल्टीमेटली सेलेक्ट 90% से ऊपर जिसके भी है सब अच्छे हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे? सिर्फ 10,000। सो कंपटीशन और बोर्ड में सबसे बड़ा अंतर है कि बोर्ड के अंदर आप सिर्फ खुद के साथ फाइट करते हैं और खुद में जितने भी नंबर आप लेके आते हैं वो आपके हैं और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में आपसे अगर ज़्यादा नंबर को बच्चा लेके आ रहा है तो आपकी सीट लेके जा रहा है। इस अंतर को समझिए। इसलिए जैसे आप बोर्ड की तैयारी करते हैं, जिस प्रकार से आप बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, वैसे कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ना है। कंपटीशन के लिए आपको कटिंग एज तैयारी चाहिए, बिकॉज कंपटीशन में आपको खुद से बेहतर नहीं करना, बाकी लोगों से बेहतर करना है। बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने आपके बारे में जाना है कि आपने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सफल भी हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो निश्चित तौर पर आपको तो अच्छे से पता होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और ख़ासतौर पर इस कन्फ्यूजन में उनसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या है जब वो प्रिपेयर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए? स्पेशली इसके अंदर अगर सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट मिस्टेक की अगर हम बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रिपरेशन तो आप 2 इयर्स करेंगे, 11th 12th पढ़ेंगे, या चलिए मान लीजिए 12th आप पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस प्रिपरेशन की जो टेस्टिंग है वो तो 3 घंटे में हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी टाइमिंग लास्ट तक सेट नहीं कर पाते हैं। ये दिक्कत मेनली फ्रेशर बच्चों के साथ होती है कि भाई अपने को मैथ्स के अंदर 40 टॉपिक है, फिजिक्स के अंदर 40 टॉपिक है, केमिस्ट्री के अंदर 40 टॉपिक है, कुल मिला के 120 टॉपिक। अभी पूरे के पूरे 120 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे विद इन 3 आवर्स, चाहे नीट ले लो, चाहे IIT ले लो, कोई भी ले लो, मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी ले लो। अब आपको उस 3 घंटे के अंदर ही अपनी प्रिपरेशन का द बेस्ट देना है एक्चुअली। तो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस को लैग करते हैं, वो तैयारी ही करते रह जाते हैं। वन ऑफ द की पॉइंट्स, वन ऑफ द मोस्ट मेजर मिस्टेक्स जो है वो है लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं,
लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स यूजिंग योर प्रिपरेशन इन द गिवन टाइम फ्रेम टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। तो जो भी बच्चे इसको सुन रहे हैं वो बच्चे, प्रिपरेशन तो है, बिना प्रिपरेशन के तो प्रैक्टिस होगी बिल्कुल नहीं। प्रिपरेशन है लेकिन वो प्रिपरेशन से सेलेक्ट नहीं होंगे एक्चुअली। सेलेक्ट लास्ट में जाके जो तलवार की धार है ना, वो टाइम्ड प्रैक्टिस है। बिल्कुल भैया 3 घंटे बैठकर हर बार पेपर देना है और हर बार पिछले पेपर से बेटर करके आना है, तब आप हर पेपर में इंप्रूव करेंगे। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक, स्पेशली 12th वाले के पास बोर्ड का भी वो रहता है, हाँ, वो लोग क्या करते हैं, टाइम्ड प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देखें तो उसके अंदर जो बच्चे रिपीट करते हैं, जो 12th पास है, जिनको हम 13th भी कहते हैं, तो 13th का सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो 2 साल प्रिपरेशन तो कर ही चुके होते हैं, अब वो 1 साल रियल में प्रिपरेशन को ब्रश अप कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार ये जो प्रिपरेशन है इतना सारा आ तो गया, लेकिन इसको अब 3 घंटे में कैसे मैं अपने दिमाग को शांत रख के अप्लाई करूं टू मैक्सिमाइज द मार्क्स। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जब आप तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की, स्पेशली फॉर आईआईटी या जेई के लिए, बहुत ज़रूरी है कि आप लास्ट मोमेंट तक प्रैक्टिस ज़रूर करें। सर, एक और सवाल कि सेम सिलेबस रहता है नॉर्मली मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, लेकिन पैटर्न जो होता है एग्जाम के वो डिफरेंट क्यों? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे ये भी समझेंगे, देखो जो एग्जामिनेशन है वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए टारगेटेड है। जैसे नीट का एग्जामिनेशन है, वो किसके लिए टारगेटेड है? भाई डॉक्टर बनना है। अब आप थोड़ा सा इस साइड चलिए, फ्यूचर में चलिए। आप कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास कब जाता है? हम हमेशा इमरजेंसी में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब हमारी सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी होती है। नीट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका पैटर्न क्या है? 180 सवाल, 180 मिनट। 1 मिनट में सवाल पढ़ के समझना है, कैलकुलेशन करना, आंसर देना है। तो यानी नीट का एग्जामिनेशन के अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो फिक्स है, क्योंकि आमतौर पर जो भी डॉक्टर डील करेगा किससे करेगा? ह्यूमन बॉडी से डील करेगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ बोन्स, बोन स्ट्रक्चर, चीजें फिक्स हैं, लेकिन उसको पूरी ह्यूमन बॉडी खटाक जानकारी होनी चाहिए, स्पीडली सोच पाए और एक्यूरेटली सोच पाए। तो इसीलिए उसके लिए जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है यही है कि यार पूरा बिल्कुल रटा हुआ हो, एक एक चीज अपने को आती हो और अपन क्वेश्चन पढ़ के खट खट खट। अब आपके सामने कोई मरीज आ गया एक्सीडेंट का, और उसका पांव टूटा हुआ और आप सोच रहे हैं अच्छा क्या करना है, अरे भाई उतनी देर में तो गड़बड़ हो जाएगी, या इमरजेंसी केस में आ गया। तो दैट इज वाई नीट डॉक्टर बनाता है, और डॉक्टर को क्या चाहिए? स्पीड विद एक्यूरेसी। आदमी की जान खतरे में, भाई, ही इज डीलिंग विद ह्यूमन बॉडी, तो उसको फटाफट भाई तुरंत लेना है और एक्यूरेट लेना है, सही लेना है। इसीलिए ऐसा। अब देखो इसके उल्टा देखो आईआईटी एग्जाम देखो, आईआईटी में 3 घंटे में केवल 54 क्वेश्चन आते हैं। वहां 3 घंटे यानी 180 मिनट में 180 सवाल, और यहाँ 180 मिनट में 54 क्वेश्चन। क्योंकि आईआईटीएन या इंजीनियर क्या करेगा? वो इनोवेशन करेगा। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज इनोवेशन विद साइंस। तो साइंस को इनोवेट करके कुछ नया बनाएगा, पॉसिबली नया बनाएगा, यानी वो चीज पहले नहीं है, वो उसमें इनोवेट कर रहा है, दिमाग लगा रहा है। तो उसको टाइम चाहिए, उसको उस चीज का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। कोई भी चीज बनाए वो गड़बड़ कर जाए तो उसको डीपली एक एक पॉइंट को सोचना आना चाहिए। दैट इज वाई आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत डीप होते हैं। उसके अंदर हर क्वेश्चन में 3-4 मिक्स कंसेप्ट लग रहे होते हैं। देन की नीट के अंदर एक कंसेप्ट और एक सवाल आएगा, डायरेक्ट फटाफट करें। एक्चुअली नीट मतलब आपको सब कुछ आता हो, बहुत डेप्थ नहीं चाहिए उसके अंदर। बहुत सारे बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं वो ये गड़बड़ करते हैं। जैसे मैं फिजिक्स से पढ़ाता हूँ तो बच्चे गड़बड़ करते हैं कि वो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं या आईआईटी मेंस के क्वेश्चन लगाने में। उनको मना करता हूँ कि ऐसे आएगा ही नहीं, एक्चुअली आना ही नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए है। वो एक ऐसे आदमी के लिए ठंडे दिमाग से बैठे और एक नई मशीन डिजाइन करे। आज ईवी कार्स आ रही हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, ह्यूमन सप्लाई ड्रोन्स आ रहे हैं, आदमी बैठ के चल पाए। तो नई टेक्नोलॉजी पहले एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसके लिए ठंडे दिमाग से प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। तो नीट इज फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, व्हाइल आईआईटी जेईई इज फॉर डेप्थ एनालिसिस, इनोवेशन इन दैट। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो आईआईटी क्वेश्चन मत लगाइए, आएंगे ही नहीं, वैसे पहले भी नहीं आए, अभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न और उस एग्जामिनेशन से जिस प्रकार के व्यक्ति को खोजना है, अरे वही अलग है। और जो स्पेशली जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, इसमें जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वो नीट के बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं कि हमें सर नीट का पूरा बन गया। अरे भाई नीट से थोड़ा ऊपर का पेपर आएगा,
तो अगर आप नीट के मान ली फिजिक्स केमिस्ट्री लगा रहे हैं तो स्पीड और एक्यूरेसी है, तो स्पीड कब बनेगी? जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़ रहा हो, जब चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो इसलिए दोनों एग्जामिनेशन का ओरिएंटेशन इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट है, उन दोनों से ढूंढे जाने वाला व्यक्ति डिफरेंट है। तो इसलिए जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल नीट पर फोकस रखें और उसी कोचिंग में पढ़े जहाँ नीट का टीचर नीट पढ़ा रहा हो। ऐसे ही जो बच्चे IIT JEE के तैयारी कर रहे हैं वो उसी बिल्कुल फोकस रखें। बिल्कुल पैटर्न अलग है, बिल्कुल सोच ही अलग है, ओरिएंटेशन ही अलग है, और वहां तैयारी करें जहां पर कि भाई IIT JEE एक्सक्लूसिव पढ़ा रहा हो, जो टीचर पढ़ा चुका हो, क्योंकि वहां डेप्थ चाहिए, यहाँ स्पीड चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आपके बच्चे जो पेरेंट्स हमारा शो देख रहे हैं और आपके बच्चे भी कॉम्पिटिटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से जो है लाइव कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आजकल के दौर में ये जो कंपटीशन है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बच्चे को चाहिए कि वो किस तरह से इसको क्रैक करे। क्रैक करना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरह से सर बता रहे हैं, जिस तरह से सर आपको समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से उनकी बातों को समझ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है सर, पहले के टाइम पे हम देखते थे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स तो हमेशा से होता था, लेकिन पहले उतने ऑनलाइन पे फोकस नहीं होता था, लेकिन आजकल के दौर पर ऑनलाइन प्रिपरेशंस भी हो रहे हैं, तो क्या कुछ डिफरेंसेस है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिपरेशन में? यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज के टाइम में, स्पेशली कोरोना के अंदर। क्या हुआ, 2 साल जब सब लोग लॉकडाउन हो गए, 2.5 साल, तो मैक्सिमम चीज़ें लोग ऑनलाइन करने लग गए। अब इसमें ये सवाल बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं टू सेव टाइम, टू अब जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर जगह है जो फेमस है कोचिंग के लिए, अब आप वहाँ जाते हैं तो आपका पैसा भी खर्चा होता है, रहना खाना पड़ता है, दिक्कत भी आती है, भाई 11th-12th क्लास का छोटा सा बच्चा है, तो वो लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन अपन प्रिपरेशन कर लें। देखो, ट्रू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल एकदम जो सच है, ऑनलाइन जो है ना वो सपोर्ट टूल है एक्चुअली। अब क्यों सपोर्ट टूल है, इसके लिए मैं आपको 4 बेसिक पॉइंट बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है पढ़ने में क्या होती है, प्रिपरेशन में क्या होती है, प्रैक्टिस नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में होती है माहौल, एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में जब आप बैठे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो आप अकेले बैठे हुए हैं, मोबाइल लेके आप अकेले पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, तो आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन ध्यान नहीं है। चलिए मान लीजिए आप फुल कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स खुद से बनाने हैं, क्लास में टीचर नोट्स बनवाता है, नोट्स के बीच में कोई एक सवाल आया, हो सकता है आपके मन में डाउट ना आए। अब क्लास के अंदर मान लीजिए 70 बच्चे बैठे हैं, किसी के मन में कोई डाउट आ गया, उसने पूछा, आपको फिर सीखने को मिला। तो जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं, क्लास के अंदर टीचर की गाइडेंस में पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है और ऑनलाइन में आप पढ़ रहे होते हैं जी। ऑफलाइन में टीचर आपको नोट्स बनवा रहा होता है, ऑनलाइन में आप नोट्स बना रहे होते हैं, और बहुत बार बच्चे आलस कर जाते हैं, भयंकर आलस कर जाते हैं। और ऑफलाइन के अंदर टीचर का आई कांटेक्ट होता है, जब हम बार बार उसी बैच को पढ़ाते हैं ना, तो पता लग जाता है बच्चा जो है ना, जब ना समझ में आने पर कैसी शक्ल बनाएगा, बस देखने लग जाएगा, तो समझ जाएंगे क्या हुआ भाई, तो हम पूछेंगे। प्लस ऑफलाइन के अंदर 70 बच्चों का दिमाग उस क्लास के अंदर एक्टिव है। 70 बच्चों का दिमाग जब उस क्लास के अंदर एक्टिव है ना, तो आप मतलब अगर कोई चीज आपके दिमाग में नहीं भी आई, हो सकता है आपके पड़ोसी ने पूछ ली, तो आपको उससे सीखने को मिल गया। पहला ऑफलाइन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी। और यकीन करिए, पुराने समय में गुरुकुल या आज के समय में स्कूल क्यों होता है, वो एजुकेशन तो घर पर पूरी अवेलेबल है, दैट इज एनवायरनमेंट। बच्चों, एनवायरनमेंट का बहुत महत्व होता है। जब क्लास के अंदर टीचर ने टॉपिक बता दिया, मान लो मैंने कुछ पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया, अब मैं बच्चे से पूछूंगा, तू बता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, तू नेक्स्ट तू इसका बता। तो जब मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूँ, पूरे 70 बच्चे उसको सोच रहे होते हैं, बिल्कुल, तो आपकी थॉट प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है और एक कॉन्फिडेंट लेवल भी बूस्ट अप होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब आप उसका सही जवाब सोच पाते हैं ना, और ऑनलाइन में जस्ट वन वे इंटरेक्शन है, ऑफलाइन में टीचर आपको सिखा रहा है, एक्चुअली टीचर आपके ऊपर वर्क कर रहा है, ऑनलाइन में आप खुद ही के ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में होती ही नहीं, जैसे आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे भाई आज का मैंने ले लिया, साइंटिफिकली मतलब हम लोग जैसे 22 साल से पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको ये समझ में आ गया है कि कोई भी चीज 3 बार सुनने पर याद हो जाती है। अब ऑफलाइन में देखो 3 बार कैसे होता है, जब मैं बोर्ड पर कोई चीज समझा रहा होता हूँ ना, तो बच्चों को बोलता हूँ बेटा सिर्फ सुन और डाउट पूछ, लिख मत अभी। फिर मैं बताता हूँ, हाँ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा, इसके अंदर ऐसा ही हो गया। बच्चे पूछा बेटा समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चा उसमें सिर्फ बैठ के सुन रहा है, फिर बोलेगा हाँ सर समझ में आ गया। तो बोलूंगा आप कॉपी कर, और कॉपी ध्यान से कर, कॉपी करते वक्त भी कोई डाउट है फिर पूछ जी, तो फिर वो पूछेगा। उसके बाद जब उसने लिख लिया, मैं बोलूंगा आ गया समझ में, तो बच्चा बोलेगा हाँ, अब मैं बोलूंगा मेरी बारी,
अब मैं पूछूंगा तो ये समझ में आया कि नहीं आया। तो सेम टॉपिक में ऑफलाइन में वो 3 बार कैरी ऑन हो जाता है और हम बच्चे को जो है ना बार बार उससे पूछ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफलाइन का। और एक और बात है, ऑनलाइन में जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो ड्यू टू नॉट जो प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं है टीचर से, या टीचर का जो ध्यान नहीं है, उसके कारण जो डेप्थ वाली चीज है, जहां पर रियल में आपको डेप्थ चाहिए, स्पेशली आईटी जेईई की प्रिपरेशन, इनफैक्ट मेडिकल में भी, तो जहां पर डेप्थ चाहिए, जहां पर आपको भयंकर स्पीड चाहिए, जहां टीचर बार बार पूछ के आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनवाएगा। पहले दिन पूछेगा भैया ये रॉड है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, दूसरे पूछेगा यहाँ बता, तीसरे पूछेगा यूं बता, चौथे दिन पूछेगा ये बता। तो आप उसको लगातार वो चीज ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑफलाइन के अंदर हम लोग आज भी सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है, आपने टिक कर दिया भाई ए बी सी, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस तो मुझे पता ही नहीं लगा अब कैसे पहुंचे तक, पड़ोसी कॉपी से पहुंचे कि खुद से पहुंचे। तो सब्जेक्टिव टेस्ट जब हम लेते हैं, बच्चे का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। जो रिजल्ट आए हैं ना, एक्चुअली वो बच्चे की मेहनत तो है ही, लेकिन एक बहुत ही फोकस्ड गाइडेंस है। बिल्कुल, बहुत फोकस्ड गाइडेंस है। बच्चे को रैंक 1 लाने का मतलब है कि इंडिया में उससे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली। और इसका मतलब है कि उसके अंदर अगर जरा सा भी किसी टॉपिक में भी कोई एरर है तो उसको दूर करना है। बिल्कुल, फोकस्ड गाइडेंस बहुत जरूरी है, और एक अच्छा गाइडेंस ही आपको एक अच्छी राह पर लेकर के जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है। स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। My handsome is sexy, manly. He's attractive, romantic. My handsome is tough. Fair and handsome, bन गया smart and handsome. Brightening cream and face wash with nature and science. Natsai reduces dark spots, gives instant brighter look. Smart and handsome. हर रोज Handsome code. आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आज की ताज़ा खबर रोजाना सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे देखिए सिर्फ ताज़ा टीवी पर। This program is brought to you by श्री हरियाणी, तरह तरह की डिजाइनर ज्वेलरी का नायाब कलेक्शन। सेंचुरी प्लाइड क्लब प्राइम, आग से बचाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, वत्सल कुमार कोलकाता से। वत्सल, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं अभी क्लास 12 में हूँ और बोर्ड दे रहा हूँ। अभी मेरे को इंक्वायर करना था, मेरे को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि 12th के बाद मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ, मैं क्या करूँ। मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। बिल्कुल सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस समय मोस्ट इमर्जिंग फील्ड है। बहुत अच्छी बात है कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग चुनी है। आने वाले अभी 30 ईयर्स तक सब कंप्यूटर है। इसके अंदर बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात ये है कि आपने जब 12th क्लास पास कर ली तो आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, स्पेशली जैसे जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मेंस और एडवांस दोनों फेज होंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का बेनिफिट क्या होगा कि आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। बहुत अच्छा आपने किया, आप IIT से कंप्यूटर साइंस कीजिए, सीधे इंडिया के बाहर या बहुत अच्छी प्लेसमेंट। थोड़ा उतना अच्छा नहीं गया NIT से, IIIT से, CFT से, तो बहुत सारी जगह से। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रिपीट करते हैं तो मच बेटर रहेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ मच बेटर कॉलेज। कॉलेज का बेनिफिट बच्चा जीवन भर रहता है।
क्योंकि 4 साल में आप कंप्यूटर साइंस पास करके निकल जाते हैं, कॉलेज का ठप्पा हमेशा रहता है। आप बोले कि मैं IIT से कंप्यूटर साइंस में बीटेक हूँ, या आप बोले कि मैं NIT से कंप्यूटर साइंस बीटेक हूँ, या मैं इस कॉलेज से कंप्यूटर बीटेक हूँ, तो एक बोलने में, आपके कॉन्फिडेंस में और सामने वाले का आपके लिए परसेप्शन में, तीनों में अंतर आ जाता है। तो इसलिए पहला सुझाव तो यही है कि आप तैयारी करके जेई दीजिए और बेस्ट जो कॉलेज मिले प्रिपरेशन के बाद उससे आप CSE कीजिए, कंप्यूटर साइंस कीजिए। दूसरा, मान लीजिए अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो फिर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भरिए, उनकी प्लेसमेंट देखिए कि रियल में, क्योंकि अल्टीमेटली 4 साल के बाद हमको क्या करना है, नौकरी करनी है। तो इनका प्लेसमेंट देखिए, इस कॉलेज का कैसा प्लेसमेंट है, वहाँ कौन कौन सी कंपनी आती है, प्लस कौन से कॉलेज का एलुमनी कितना अच्छा है, एलुमनस, क्योंकि जो वहाँ से एलुमनस मतलब जो पास आउट स्टूडेंट है वही बेसिकली प्लेसमेंट लेके आते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है वहाँ के स्टूडेंट के प्लेसमेंट में। तो अगर आप इसी साल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जेई या एग्जामिनेशन के बाद मिलता है। उस केस में 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, प्लेसमेंट एंड एलुमनी। जिस कॉलेज में प्लेसमेंट और एलुमनी ठीक है, प्लेसमेंट सही है, वहाँ पर आप CSC करें। और CSC के अंदर मेरी राय रहेगी AI जरूर लें। एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस है, एक कंप्यूटर साइंस AI विद DS है, डाटा स्ट्रक्चर्स, उसको लें। वो इमर्जिंग फील्ड है, इस समय आने वाले 30 साल तक बढ़िया है। बिल्कुल। ऑलराइट, मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपके लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, चाहे एग्जाम कुछ भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, टाइम मैनेज एक बच्चों के लिए बहुत जरूरी। किस तरह से आप अपने पढ़ाई को एक टाइम देते हो, पूरा मैनेजमेंट किस तरह से, तो बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए किस तरह से बच्चे अपने पूरे डे का प्लान बनाएं? बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों टाइम मैनेजमेंट है। दिन में हमारे पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। और हम 11-12 के छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा पूरा तो घिस नहीं सकते, थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे, एक आध मूवी भी देख लेंगे। तो मैं आपको बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टेक बताता हूँ, जो कि मैं हर साल बताता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है जब मैं बताऊंगा, आराम सुनना है। 10 आवर्स अपन स्टडी के लिए रखेंगे। ये 10 आवर्स कैसे रखेंगे? इसके अंदर आपके कोचिंग क्लास के आवर्स प्लस सेल्फ स्टडी दोनों मिला के 10 आवर्स ऑफ स्टडी। दिन भर में 12 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इंटेलेक्चुअल वर्क है, दिमाग काम नहीं करता। अब 10 आवर्स सुन के डरना नहीं है, आराम से आता है। अगर 1.5 घंटे की 3 क्लास लगती है तो 5 घंटे इंस्टीट्यूट में निकल गया, और 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा मैथ्स। या नीट है तो 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा बायो, 4.5 घंटे, आधे घंटे हो कर 5 घंटा वहाँ निकल गया। उस 1.5 घंटे को हम डेली आके डेली रिवाइज करें, 1.5 घंटा हो गया आपके 10 घंटे। 10 घंटे तो पढ़ लिया, अब क्या करें? 8 घंटे की नींद सबसे इंपॉर्टेंट है, नींद। इसका मैं क्लास के अंदर पूरा बायोलॉजी से समझाता भी बच्चों को कि कैसे उसमें सोडियम डिपोजिशन हो जाता है न्यूरॉन्स के बीच में। अभी यहाँ तो उतना टाइम नहीं है, तो कभी आप क्लास अटेंड करेंगे तो बताऊंगा नींद क्यों जरूरी है, सारे अच्छे लोग सोते क्यों हैं, और आइंस्टाइन क्लास में क्यों सो जाता था, और न्यूटन 13 घंटे क्यों सोता था। तो नींद बहुत, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो 10 और 8 हो गए 18, बच्चे के थे 6 घंटे। अब 6 घंटे ये आपके हैं, खाइए पीजिए मस्ती कीजिए, गाने सुनिए, मूवी देखिए। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम कब मिलेगा? अब जैसे संडे है तो संडे को आपको 10 घंटे स्टडी करनी है, लेकिन आपके 5 घंटे की ट्यूशन के बच गए हैं, वो 5 घंटे एंजॉय कर लीजिए अगर आप रियली बाकी हफ्ते भर पूरे पढ़े हैं। ये 10 घंटे में जो ट्यूशन का टाइम है उसको आप यूँ रख के चलिए कि इसको मुझे सिर्फ ट्यूशन को देना है। अगर ट्यूशन नहीं है उस दिन तो दिस इज माई लेजर टाइम। अगर कोई बच्चा IIT या नीट निकालना बच्चों बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सबसे ईजी काम है। डिफिकल्ट काम है पूरे 2 साल तक इस डिसिप्लिन को बनाए रखना। बिल्कुल सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट क्वेश्चन शुड अ स्टूडेंट यूज फॉर अ प्रैक्टिसिंग अ चैप्टर? ये बहुत जरूरी है और ये बच्चों के मन में भी सवाल आता है। जब भी आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी हो किसी भी चैप्टर की, प्रिपरेशन के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम्ड प्रैक्टिस एक तो करें, अनटाइम्ड प्रैक्टिस ना करें, लेके बैठ गए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं सुबह शाम, ऐसे नहीं करें, टाइम्ड प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज, कौन से क्वेश्चन लगाएं? PYQ लगाएं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट एग्जाम को होते भी 40 साल हो गए और IIT के तो 50 साल होने वाले हैं। हर साल वहां के प्रोफेसर पूरी बुक छान छान के, पूरा दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। 2 तो मस्त क्रक्स क्वेश्चंस हैं। आपने अगर PYQ नीट लगा लिया तो पूरे एग्जामिनेशन का पिछले 40 साल का दिमाग पढ़ लिया आपने। अगर आपने 48 ईयर्स ऑफ जेई लगा लिया तो 48 ईयर्स के दिमाग का क्रक्स पढ़ लिया। किसी भी एग्जामिनेशन की बेस्ट प्रैक्टिस होती है। एक तो प्रैक्टिस शब्द बोले ही नहीं, मैं तो क्लास में टाइम्ड प्रैक्टिस ही बोलता हूं। टाइम्ड प्रैक्टिस ऑफ PYQ, टाइम्ड प्रैक्टिस ऑफ PYQ।
बिल्कुल सर, मेरा जिस तरह से अभी एक सवाल है उसमें मैं एक और सवाल को जोड़ना चाहूंगी कि फाइनल सजेशन तो आप स्टूडेंट्स को दीजिए कि किस तरह से वो प्रिपरेशन करें, साथ ही साथ कुछ टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स को जो कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एंजाइटी से भी कैसे लड़े और जो एग्जाम स्ट्रेस है उससे भी कैसे लड़े। बिल्कुल, एक्चुअली जो एग्जाम स्ट्रेस है ना, उसमें ट्रू फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं तो यही काम करता हूँ दिन रात। बच्चों, एंजाइटी से आप तभी लड़ पाएंगे जब आपकी टाइम्ड प्रैक्टिस होगी। एक्चुअली एंजाइटी किस बात की मैं बताता हूँ। एंजाइटी इस बात की है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और किस रैंक पर होगा। अच्छा, क्यों एंजाइटी भैया, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोई आदमी मेरे 2 साल की प्रिपरेशन को 3 घंटे में निचोड़ रहा है, तो एंजाइटी हो ही जाएगी। अब ये पूरा दिन दे दे, मुझे पेपर दे दो, पूरा दिन दे, जाओ कल लेके आना, तो कोई दिक्कत नहीं, एंजाइटी नहीं होगी। 3 घंटे में निचोड़ रहा है, इसलिए एंजाइटी हो रही है। और एंजाइटी होने का मेन कारण 3 घंटे में वो निचोड़ रहा है ये नहीं है, क्योंकि हमको 3 घंटे में अपने ब्रेन को निचोड़ना ढंग से नहीं आ रहा, इसलिए एंजाइटी है। आप एंजाइटी के मूल कारण पर जाइए। एंजाइटी का मूल कारण एग्जाम नहीं है, एंजाइटी का मूल कारण है परफॉर्मेंस प्रेशर, और उस परफॉर्मेंस प्रेशर का मूल कारण है नॉट हैविंग मच टाइम्ड प्रैक्टिस। जब आप बार बार डेली, जैसे अभी जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, तो जो हमारे स्टूडेंट हमको डेली एक पेपर लेते हैं, डेली एक पेपर, 3 घंटे बैठ के पेपर दे, और हमने पता उसको टारगेट क्या दिया है कि तेरे को पिछले दिन से 1 नंबर ज्यादा लाने अगले पेपर में। अब दोनों के बीच में अगर 40 पेपर हमने लिए और उसने 1 नंबर ज्यादा लाया, तो रियल में कितना इंप्रूव कर गया? 40 मार्क्स इंप्रूव कर गया जी। अरे भाई साहब, वो सिलेक्शन ही रैंक की और बढ़ गया 40 मार्क्स में। इंप्रूवमेंट बच्चों हमेशा ध्यान रखें, इज अ स्लो प्रोसेस। डू नॉट क्रश योरसेल्फ फॉर इंस्टेंट इंप्रूवमेंट। हाइट जो है ना धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा एक दिन आप सोए अगले दिन 1 फीट लंबे हो गए। इंप्रूवमेंट स्लो प्रोसेस है, एक तो ये बात ध्यान रखें। दूसरा, एग्जाम एंजाइटी इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ नॉट हैविंग मच टाइम्ड प्रैक्टिस। देयर इज नो अदर एग्जाम एंजाइटी। एग्जाम में परफॉर्म करना होता है, परफॉर्म ना करने की एंजाइटी होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हमारी उस